हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का रिवीजन हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में नास्ट इक्वेशन अप्लाई करने तक के जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने की थी। आज के लेक्चर में फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड कोलरोच लॉ, इन दोनों टॉपिक्स के लिए कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अ वेरी थिन कॉपर प्लेट इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद गोल्ड यूजिंग गोल्ड क्लोराइड इन HCl. Current was passed for 20 minutes and increase in the weight of plate was found to be 2 ग्राम। AU गोल्ड का एटॉमिक वेट आपको दे रखा है और ये पता करना है कि सिचुएशन में कितना करंट हम पास कर रहे हैं। सिचुएशन ड्रॉ कर देते हैं। एक अपने पास सॉल्यूशन है AuCl3 प्लस HCl का। इसमें कॉपर की प्लेट डिपॉजिटेड है, कुछ करंट हम यहाँ से पास कर रहे हैं। कितना करंट पास कर रहे हैं ये पता नहीं है, लेकिन टाइम t इक्वल टू 20 मिनट के लिए करंट पास कर रहे हैं। करंट पास करने से क्या होगा, ये जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं Au3 प्लस, इनका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने से क्या बनेगा, गोल्ड के एटम्स, और ये जो गोल्ड के एटम्स हैं ये कॉपर की प्लेट पर डिपॉजिट होंगे। डिपॉजिट होने से इस पर्टिकुलर प्लेट का मास इंक्रीज हो जाएगा। जितना भी मास इंक्रीज हो रहा है ये आपको दे रखा है 2 ग्राम। तो बेसिकली आपको क्या बताना है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर कॉपर की प्लेट को डिप किया जाए और इसमें से करंट पास करे 20 मिनट तक, तो इस प्लेट का वेट अगर 2 ग्राम इंक्रीज हो रहा है तो कितना करंट हम यहां से पास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 20 मिनट तक करंट पास करना है जिससे कि 2 ग्राम वेट इंक्रीज हो जाए। तो हम चाहें तो इसे सिंपली मोल कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले मोल कंसेप्ट से सॉल्व करके देख लेते हैं। Au3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका रिडक्शन होगा, तभी Au सॉलिड में कन्वर्ट होगा और Au सॉलिड के जो पार्टिकल्स है कॉपर के प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होंगे, इसीलिए कॉपर की प्लेट का वेट में इंक्रीमेंट आ रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन या 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहां से करंट पास करता है या चार्ज पास होता है तो उससे 1 मोल ऑफ गोल्ड डिपॉजिट होता है। गोल्ड आपको कितना डिपॉजिट करना है, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम अगर आपको डिपॉजिट करना है, 1 मोल ऑफ Au सॉलिड डिपॉजिट होता है, लेकिन आपको गोल्ड डिपॉजिट करना है 2/197 मोल। 197 इसका एटॉमिक वेट दे रखा है, तो 2/197 मोल ऑफ Au ये आपको डिपॉजिट करना है। तो उसके लिए कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, एक के लिए 3 रिक्वायर्ड होता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 197। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड आउट कर लिया, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 197। और इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बेसिकली करंट पास करके लाने हैं। तो करंट पास करने से कितना चार्ज जनरेट होता है, Q इज इक्वल टू IT। आई है, T कितना हो गया, 20 मिनट, 20 इंटू 60 सेकेंड। इतना चार्ज आपको जनरेट करना है। इस चार्ज से अगर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज में 96500 का डिवाइड करो, I इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 96500, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट आपको कितना है, इतना। बताइए मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, I इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 96500, और ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 197। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, क्या पता चल जाएगा, करंट 20 मिनट तक इतना करंट अगर पास करेंगे तो इस सॉल्यूशन में से गोल्ड पार्टिकल कॉपर प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होंगे, जिससे कि कॉपर प्लेट का वेट 2 ग्राम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो हमने सिंपली मोल कंसेप्ट लगाया और मोल कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर लिया। हम चाहे तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी अप्लाई कर सकते हैं। बताइए, जब भी किसी मेटल का हम रिडक्शन करते हैं, मेटल आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर आप सप्लाई करोगे तो मेटल आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में। तो ये मेटल बेसिकली डिपॉजिट होता है, किसके ऊपर डिपॉजिट होता है, कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है। जितना भी ये डिपॉजिट होता है उसका वेट W, इसके लिए क्या इक्वेशन आता है, Z इंटू I इंटू T। वेट आपको गिवन है, I आपको पता करना है, T आपको गिवन है, और Z को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, E डिवाइडेड बाई 96500। यहां से आप कैलकुलेट करो चाहे यहां से कैलकुलेट करो, आंसर तो सेम ही आना है। केवल बस हम यहां से फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, कौन सा, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। तो W वेट अगर डिपॉजिट होगा तो W वेट किसके इक्वल आता है, Z इंटू I इंटू T। E अपने पास इक्विवेलेंट वेट है, गोल्ड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका इनफैक्टर कितना हो गया, 3। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट 197, और यहाँ पे तो एटॉमिक वेट होगा बेसिकली। एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर यहाँ पे कितना होगा, 3। E की वैल्यू पता है 96500 पता है, टाइम पता है,
और W जितना कि गोल्ड का वेट डिपॉजिट हुआ है ये आपको पता है, तो आप ये पता कर सकते हैं कि 20 मिनट तक कितना करंट पास करना पड़ेगा। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये आपने यहाँ से रिवाइज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर वाज पास्ड फॉर 4 आवर्स थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रोसाइनाइड and 0.3745 gram of copper was deposited on cathode. Calculate current efficiency of copper deposition. Exactly same question है। यहां पर भी हम करंट पास कर रहे हैं और करंट जब पास कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में अपने पास क्यूप्रो Cu2+ आयंस प्रेजेंट है। ये Cu2+ आयंस डिपॉजिट होंगे कैथोड पे ही रिडक्शन होता है। तो ये जब Cu2+ आयंस यहां पे डिपॉजिट होंगे तो 4 घंटे में कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ये आपको बता रखा है और कॉपर डिपॉजिशन का एफिशिएंसी आपको निकालना है। एफिशिएंसी अगर निकालने की बात आ गई तो आप इसको खुद सोच लो कि एफिशिएंसी तो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 100% आएगा। अब लेस देन और इक्वल टू 100% एफिशिएंसी आएगा तो इस एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे मान लो कि आपके पास ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप क्या निकाल सकते हो? थ्योरेटिकली मैथमेटिकली कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हो? कॉपर डिपॉजिटेड। लेट अस से कि आपने निकाला कि कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ 1 ग्राम, थ्योरेटिकली जो आपने कैलकुलेट किया है। और अगर मान लो प्रैक्टिकली 1 ग्राम से कम डिपॉजिट हो रहा है, लेट अस से कि 0.5 ग्राम ही डिपॉजिट हो रहा है। अब प्रैक्टिकली कितना डिपॉजिट हो रहा है ये तो आपको बेसिकली सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में ही बताया जा सकता है। अगर प्रैक्टिकली 0.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, थ्योरेटिकली 1 ग्राम डिपॉजिट होना चाहिए, तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस का एफिशिएंसी अपने पास कितना आ जाएगा? कॉपर डिपॉजिटेड प्रैक्टिकली डिवाइडेड बाय कॉपर दैट मस्ट हैव बीन डिपॉजिटेड थ्योरेटिकली मल्टीप्लाइड बाय 100। केवल ये जो प्रोसेस है ये 50% एफिशिएंट है और इसी तरीके से इस क्वेश्चन में परसेंटेज एफिशिएंसी हमें निकाल रहा है। तो बताइए यहां पर कॉपर 2+ का सॉल्यूशन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में चला जाएगा? कॉपर सॉलिड में। यहां से आप निकाल सकते हो थ्योरेटिकल डिपोजिशन। इसमें तो कोई एक्सेप्शन होता नहीं है, ये तो बेसिकली प्योर मैथमेटिक्स है। और असली में कितना डिपॉजिट हो रहा है? 0.3745 ग्राम। यहां से कितना डिपॉजिट होना चाहिए वो हमें निकालना होगा। इन दोनों से रेशियो निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगा। तो बताइए 4 आवर्स तक करंट हम पास कर रहे हैं 0.1 एम्पियर का। I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर और टाइम t इज इक्वल टू 4 आवर्स। मोल कंसेप्ट से सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, इससे 1 मोल कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होता है। कितने मोल इलेक्ट्रॉन है अपने पास ये निकालना पड़ेगा। बताइए चार्ज कितना होगा? 0.1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3600 सेकेंड, ये अपने पास चार्ज आ गया। चार्ज से अगर आप मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो टोटल चार्ज में 96500 का डिवाइड करो, ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होता है, तो बेसिकली कॉपर के हाफ मोल ही डिपॉजिट होते हैं। तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जस्ट हाफ कर दो, उतना मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Cu सॉलिड डिवाइडेड बाय 1। कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 0.1 इंटू 4 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 96500 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कॉपर। और मोल्स ऑफ कॉपर अगर आगे तो वेट ऑफ कॉपर भी आ जाएगा, बस कॉपर के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना है। वेट ऑफ कॉपर सॉलिड इज इक्वल टू मोल्स 2 इंटू 96500। कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 63.5 ग्राम। तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट अगर आपने कर दिया तो टोटल वेट ऑफ कॉपर आ गया। इतना कॉपर डिपॉजिट होना चाहिए। थ्योरेटिकल डिपोजिशन, इसमें तो कुछ एक्सेप्शन क्रिएट नहीं होगा, ये तो एग्जैक्टली थ्योरेटिकल प्रोसेस है, मैथमेटिकली आपने कैलकुलेट किया है। अब बताइए परसेंटेज एफिशिएंसी क्या आएगा? प्रैक्टिकल डिपोजिशन, कितना प्रैक्टिकली डिपॉजिट हुआ है? 0.3745 ग्राम, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कितना डिपॉजिट होना चाहिए? 96500 मल्टीप्लाइड बाय 63.5 ग्राम, इतना डिपॉजिट होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। इससे क्या आ जाएगा अपने पास? परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ कॉपर डिपोजिशन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बेस्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक सेल बना के दे रखा है, अ सेल इनिशियली कंटेन्स 2 मोलर Ag plus and 2 molar CO2 plus ions. Change in the cell potential after passage of 10 ampere current for 4825 second is. बेसिकली 4825 सेकंड के लिए करंट पास हो रहा है सेल में से। तो इतना करंट पास होने के बाद सेल का सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो ये तो पता ही है कि टाइम के साथ जब सेल वर्क करता है तो सेल पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इनिशियली जो सेल पोटेंशियल है उसके बाद इतने सेकंड के बाद जो सेल पोटेंशियल हो जाएगा, ये डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। सेल क्या बना के दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3, सेल है अपने पास Ag प्लस, मतलब मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट है, Ag प्लस एक्वस होगा, ये सॉल्ट ब्रिज आ गया, कॉपर 2 प्लस कॉपर सॉलिड, तो यहाँ पे भी मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट है। Ag का इलेक्ट्रोड एनोड है और कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड है। क्या मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है Ag प्लस और Cu2 प्लस का? इसका 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, इसका भी 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t इक्वल टू 0 पे। और इसके बाद क्या कर रहा है कि 4825 सेकंड के लिए 10 एम्पियर करंट जब पास हो जाएगा यहां से, तो इस सेल का सेल पोटेंशियल आपको बताना है। टाइम t इज इक्वल टू 4825 सेकंड और करंट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ऐसा नहीं है कि इतना करंट पास करके आप इस सेल को वापस से चार्ज कर रहे हो, चार्ज करने की बात नहीं है। सेल बेसिकली 4825 सेकंड के लिए डिस्चार्ज हो रहा है और जब इतने सेकंड के लिए डिस्चार्ज होगा तो फाइनली इसका जो भी सेल पोटेंशियल आएगा और इनिशियल सेल पोटेंशियल जो है, उन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, चेंज इन सेल पोटेंशियल। ठीक है, शुरुआत में इसका सेल पोटेंशियल क्या होगा? E1 अज्यूम कर लेते हैं। E1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Q। n और Q की वैल्यू आपको कब पता चलेगी? जब इस नोटेशन से आप इसका सेल रिएक्शन लिख पाओगे। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, तो Ag से क्या बनेगा? Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इससे क्या बनेगा? कॉपर सॉलिड। ये एनोडिक हाफ हो गया, ये कैथोडिक हाफ हो गया, दोनों को ऐड कर दो। ऐड ऐसा तो नहीं हो सकता, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को कौन गन करेगा? कॉपर 2 प्लस। तो n इक्वल टू अपने पास कितना आ गया? 2, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2Ag सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, इससे क्या हो गया? 2Ag प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये अपने पास आ गया सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन से रिएक्शन क्वेश्चन Q कितना आ जाएगा? इनका तो एक्टिविटी 1 होगा प्योर सॉलिड का, तो Ag प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है रेस्ट टू पावर 2 डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है रेस्ट टू पावर 1। Q का वैल्यू आ गया, N का वैल्यू आ गया, तो हम क्या पता कर सकते हैं? टाइम t इक्वल टू 0 पे इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है E1, इसकी वैल्यू आप पता कर सकते हो। अभी आपको E2 भी निकालना है, फिर उसके बाद E2 माइनस E1 सेल पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, जो चेंज है, वो कैलकुलेट करना है। तो E1 इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log Q। Ag प्लस की क्या कॉन्सेंट्रेशन है बेटा? 2 मोलर, और कॉपर 2 प्लस की क्या कॉन्सेंट्रेशन है? 2 मोलर। इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 की हम बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मोलर है ना, तो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ये 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, E1 तो आ गया। अब आपको E2 कैलकुलेट करना है। E2 कितना होगा? E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। सेल सेम है, सेल रिएक्शन सेम है, केवल बस ये करंट पास हो जाने के बाद यहाँ पे कॉपर 2 प्लस और Ag प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, log Q की वैल्यू क्या है? Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू पावर 2 डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू पावर 1। और इतने टाइम के बाद Ag प्लस और कॉपर 2 प्लस की क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बताइए कितना चार्ज हम यहां से पास कर रहे हैं? Q इज इक्वल टू कितना होता है? I इंटू टी, 4825 मल्टीप्लाइड बाई 10, इतना चार्ज आप पास कर रहे हो। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप कैलकुलेट करो, क्योंकि मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन के मोल से ही बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि कॉपर 2 प्लस या Ag2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकती है। तो 4825 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 96500, ये कितना हो गया? 2 टाइम्स। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना चार्ज पास हो गया जब ये सेल वर्क कर रहा है। अब ये सब हटा देता हूं मैं,
वापस से इन्हीं को लिखूंगा, लेकिन आपको ये पता चल गया कि 4825 सेकंड के लिए जब 10 एम्पियर का करंट इस सेल में से पास हो रहा है तो टोटल हाफ मोल इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से बेसिकली दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए, करंट पास हो गया। तो बताइए Ag से क्या बन रहा है, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और Cu2 प्लस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu सॉलिड में जा रहा है। ठीक है, कितना, हाफ मोल इलेक्ट्रॉन, हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहां से आ रहे हैं, यहां से एनोड से ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन यहीं से आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कॉपर वाली इलेक्ट्रोड के पास। यहां ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर रिडक्शन होगा। बताइए इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.2 मोलर है, सॉरी 2 मोलर है। और थोड़ी देर बाद जब यहां से वापस ऑक्सीडेशन होगा तो हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब यहां पर रिलीज होते हैं तो ये Ag प्लस कितना बनता है, 1 मोल। हाफ मोल रिलीज होंगे तो हाफ मोल और बन जाएगा 4825 सेकेंड, तो हाफ मोल और बन जाएगा 0.5 मोल प्लस 2 मोल ऑलरेडी है तो 2 मोल प्लस 0.5 मोलर, इतने अपने पास क्या बन जाएंगे, Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखो तो टाइम t इक्वल टू 0 पे ये कितना है, 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। 1 लीटर सॉल्यूशन अज्यूम कर लो तो 2 मोल ही हो गए एक तरीके से। और टाइम t इक्वल टू 4825 सेकंड की अगर बात करें तो यहां तक आपने हाफ मोल ऑफ करंट पास कर दिया है, हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर दी है। तो हाफ मोल 2 मोल के लिए ये कितना रिक्वायर्ड है, 1 मोल, तो हाफ मोल के लिए 1/4 मोल। 1/4 मोल कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन हो जाएगा तो कॉपर 2 प्लस की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 2 मोलर माइनस 0.25 मोलर, ये हो जाएगा 1.75 मोलर। तो कॉपर 2 प्लस की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपने बता दिया, Ag प्लस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बता दिया, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, 4825 सेकंड के बाद जो ये सेल है इस सेल का सेल पोटेंशियल आ जाएगा। लॉग Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 2.5 रेज टू पावर 2 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1.75 रेज टू पावर 1। फाइनली आपको क्या बताना है, E2 माइनस E1 4825 सेकंड के बाद जितना भी सेल पोटेंशियल चेंज हो जाता है E2 माइनस E1 डेल्टा E की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। जब इसमें से आप ये माइनस करोगे तो ये तो वैसे भी कट जाएगा, इन दोनों का न्यूमेरिकल डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लेना तो फाइनली चेंज इन सेल पोटेंशियल आपको पता लग गया। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ml ऑफ 0.05 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड by using a current of 0.965 ampere for 100 minutes. Find pH of the solution at the end of electrolysis. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं, 100 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। क्या करंट पास कर रहे हैं, 0.965 एम्पियर का करंट हम पास कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ 100 मिनट जब इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो गया तो इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है इसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता करनी है। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई तो क्या बता सकते हैं, pH। बताइए इलेक्ट्रोलाइसिस हम किस तरीके से करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन लेना पड़ता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन किसका, एक्वस CuSO4 का। इसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोड इस तरीके से डिप करो, बैटरी से कनेक्ट कर दो, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में से करंट पास होगा। करंट पास होने से क्या होगा, किसी पर्टिकुलर आयन का ऑक्सीडेशन होगा, किसी पर्टिकुलर आयन का रिडक्शन होगा और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। बताइए रिडक्शन कहाँ पे होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। रिडक्शन मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। बताइए एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड। और एक्वस सॉल्यूशन की बात है तो बेसिकली वाटर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कंपटीशन की बात है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही आपको पता चलेगा कि वाटर या कॉपर 2 प्लस कौन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। और स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो वो रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो सीरीज है, ऊपर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है SRP कितना होता है, लो, नीचे क्या होता है, हाई। तो पहले तो सबसे पहले इस सीरीज में क्या आता है, मेटल, मेटल के बाद यहाँ पे कहीं H2 आता है,
H2 आने के बाद कहीं पे हाइड्रोजन आता है और हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे क्या आता है, कॉपर। तो कॉपर 2+ इस सीरीज में सबसे नीचे आ रहा है, बेसिकली वाटर से तो नीचे ही आ रहा है। तो कॉपर 2+ का SRP का वैल्यू ज्यादा होगा। SRP का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो कॉपर 2+ का ही रिडक्शन यहाँ पे होगा। वैसे वाटर का रिडक्शन अगर होता तो क्या बनता, H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनता +2 OH- आयन। लेकिन अभी तो आपको पता चल गया कि कॉपर 2+ का रिडक्शन होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर 2+ का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे जाके एक ट्विस्ट आने वाला है। ऑक्सीडेशन का पहले डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो सल्फेट आयन का भी रिडक्शन हो सकता है, 2- चार्ज है। और वाटर का भी रिडक्शन हो सकता है। वाटर में O2- ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा तो O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या बनता है, H2OH2- +2 इलेक्ट्रॉन। किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, जिसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन आप थ्योरेटिकली भी गैस कर सकते हो कि कौन ऑक्सीडाइज होगा। सल्फेट आयन में सल्फर +6 में है, +6 से आगे +7 में तो जा भी नहीं सकता। और वैसे भी H2OH2- में ये +7 में नहीं है, +6 में ही है। लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन निकालना अगर मुश्किल है तो इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। इसके कंपैरिजन में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा होगा, तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा, सल्फेट का नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि वाटर का ऑक्सीडेशन भी होगा या नहीं होगा, वैल्यू से भी मैं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू रिपोर्ट कर रहा हूँ E0 में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं बता रहा हूँ। इसका होता है -2.5, इसका होता है -1.23। ये बेसिकली कम है और ये ज्यादा इसके कंपैरिजन में। तो जिसके SOP की वैल्यू ज्यादा होगी उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो वाटर का तो ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर 2+ का रिडक्शन होगा, ये आपने पता कर लिया। अब आगे आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करने के लिए मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और वो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कहां से मिल रहे हैं, करंट पास करने से। इसको तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो सबसे पहले तो इधर आते हैं। कॉपर 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कॉपर सॉलिड बनेगा। कॉपर 2+ आपको कितना दे रखा है, 0.05 मोलर 100 ml। तो 0.05 मोलर मल्टीप्लाइड बाय 100 ml कितना होता है, 0.1 लीटर। मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये कितना आ जाता है, मोल। तो 0.005 मोल कॉपर सल्फेट आ गया। सल्फेट से तो कोई मतलब नहीं है, कॉपर 2+ से मतलब है। कॉपर 2+ कितना हो गया, 0.005 मोल। 0.005 मोल। तो बताइए 0.005 मोल को रिड्यूस करने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, एक के लिए 2 जरूरत पड़ती है। तो 0.005 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 0.01 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और ये इलेक्ट्रॉन आपको बेसिकली कहां से मिलेंगे, करंट पास करने से। करंट कितना पास कर रहे हैं, 100 मिनट तक पास कर रहे हैं, 0.965 एम्पियर का। तो यहां बेसिकली मैं पता कर लेता हूं कि कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, इतना। और यहां से अपन कितना करंट पास कर रहे हैं ये भी पता कर लेते हैं। ये करंट या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है या एग्जैक्टली इक्वल हो सकता है। उसी से हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में ट्विस्ट बेसिकली क्या है। और फाइनली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है इसका पीएच भी तभी पता लग पाएगा। बताइए कितना करंट हम पास कर रहे हैं, Q = I × T। तो I कितना है, 0.965 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 60। 100 मिनट है तो सेकंड में आपको टाइम को पुट करना है। एम्पियर में करंट आपने पुट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 965 मल्टीप्लाइड बाय 6। इतना कूलम करंट हम पास कर रहे हैं। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर आपको निकालना है तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 96500। ये चला गया तो ये कितना आ जाएगा, 0.06 मोल इलेक्ट्रॉन, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना 100 मिनट तक जब ये चार्ज, ये इतना करंट हम पास कर रहे हैं तो 0.06 मोल इलेक्ट्रॉन का करंट हम पास कर रहे हैं, या 0.06 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज हम पास कर रहे हैं। हमें केवल कितना रिक्वायरमेंट है, 0.01 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली ज्यादा पास कर रहे हैं। तो ज्यादा पास करने से क्या होगा,
रिडक्शन वाला जो इक्वेशन में वापस से लिख देता हूं। कॉपर 2+ रिड्यूस हो रहा है तो क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड, और वाटर रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, बेसिकली क्या बनेगा, H2 गैस प्लस 2OH माइनस। ठीक है, अब यहां पे 0.01 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसने कंज्यूम कर लिए, उसके बाद 0.05 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे किसका रिडक्शन करेंगे, वाटर का करेंगे, जबकि वाटर और कॉपर 2+ के कंपैरिजन में कॉपर 2+ का रिडक्शन पहले होना चाहिए, पहले ही हो रहा है, लेकिन कॉपर 2+ का रिडक्शन होने के बाद ये खत्म हो गया तो फिर वाटर का ही रिडक्शन करेगा, और वाटर तो सॉल्वेंट है, वाटर हमेशा एक्सेस अमाउंट में ही होता है, यहाँ पे इसका ये रिडक्शन करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, OH माइनस यहाँ पे बनता रहेगा। OH माइनस अगर बनता रहेगा तो आपको क्या लगेगा कि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो बेसिक pH आ जाएगा अपने पास, लेकिन अब आप देखना कितना आ जाएगा यह भी आपको चेक करना है। 0.01 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करने के बाद जितने भी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास है वो बेसिकली वाटर का रिडक्शन करेंगे। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सल्फेट आयन का तो नहीं हो रहा है ना, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वाटर का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या बन रहा है, O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बोल रहा हूं कि जो शुरुआत के 0.01 मोल इलेक्ट्रॉन तक जब तक इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद बाकी के जो 0.05 मोल इलेक्ट्रॉन से इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हो आप, OH माइनस, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, H+। OH माइनस और H+ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या सेम अमाउंट ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किए जा रहे हैं। यहाँ से 0.05 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वही 0.05 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ 0.05 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से जितना OH माइनस 0.05 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से जितना OH माइनस प्रोड्यूस होगा, यहां पर भी 0.05 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से उतना ही H+ प्रोड्यूस होगा। तो ये बाकी के जो 0.05 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी वजह से तो H+ आयन या OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में ना तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना ही डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये तो हटाओ, तो केवल हमें किससे मतलब है, 0.01 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है। यहां तक इस सॉल्यूशन में जितना H+ आयन या जितना OH माइनस आयन जनरेट हो गया ना, बस उसी से आपको pH निकालना है। तो बेसिकली पूरा 100 मिनट तक ये इलेक्ट्रोलाइसिस करो या 100 मिनट से ज्यादा करो या 100 मिनट से कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.01 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली काम में आएंगे। अब आ जाओ वापस से, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन किसका होगा, 0.01 मोल तक कॉपर का होगा, इसके बाद किसका होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, और यहां पे क्या हो रहा है, वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने से H+ और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जनरेट होगा, इक्वली जनरेट होगा, तो तब तो हमें बेसिकली H+ या OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट नहीं करनी है, पहले 0.01 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से जितना H+ आयन या OH माइनस आयन बन रहा है ना, वहीं से H+ आयन या OH माइनस आयन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो 0.01 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तक तो कॉपर यहां पर रिड्यूस होगा, कॉपर रिड्यूस होगा तो कॉपर सॉलिड बनेगा, तो यहां तो आपको कहीं पर भी H+ आयन या OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दिखाई नहीं दे रही है, तो ये हटाओ, और यहां पे पहले 0.01 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा, यहां तो हमेशा ही वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा था, लेकिन पहले 0.01 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो ये तो बेसिकली अपने पास काम का है, और अगले 0.05 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा उससे कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहां से जितना भी वाटर का ऑक्सीडेशन होकर H+ आयन जनरेट होंगे, यहां पर वाटर का रिडक्शन होने से उतने ही OH माइनस आयन जनरेट होंगे, तो दोनों एक दूसरे को वैसे भी कैंसिल आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट 0.01 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर के ऑक्सीडेशन से जो H+ आपको मिलेगा वही अपने पास H+ आयन का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। बताइए ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगा, H+ से कहां चला जाएगा, जीरो में, सॉरी O2 माइनस इससे कहां चला जाएगा, जीरो में, तो ऑक्सीजन गैस यहां पर रिलीज होगा +4H+ +4 इलेक्ट्रॉन। बताइए 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 4 मोल ऑफ H+ बनता है, तो 0.01 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 0.01 मोल H+ जनरेट होगा, तो H+ आयन अपने पास कितने आ गए, 0.01 मोल, ये तो मोल है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होती है pH के लिए। बताइए मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसकी क्या होगी, मोलैरिटी, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लीटर सॉल्यूशन अपने पास कितना है, 100 ml है, 1000 का डिवाइड कर दो तो लीटर में आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 0.1, ऊपर कितना है 0.01, 10⁻⁻1
नीचे है 10⁻⁻², ऊपर है तो ये कितना हो गया 10⁻⁻1। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻1, तो pH कितना हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू 1 pH आ जाएगा सॉल्यूशन का। जब इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का हमने कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली क्या था कि जितना भी करंट हम पास कर रहे हैं ना, उतना करंट Cu2 प्लस यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। इसने जितना यूटिलाइज किया उतना तो ठीक है, उसके बाद इस करंट को कौन यूटिलाइज कर रहा है, वाटर का ही रिडक्शन हो रहा है, वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जितना H प्लस यहाँ से जनरेट हो रहा है और जितना H प्लस यहाँ से जनरेट हो रहा है उतना ही OH माइनस यहाँ से जनरेट हो रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी नेट इंक्रीमेंट या नेट डिक्रीमेंट नजर नहीं आएगा। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में नेट इंक्रीमेंट केवल आपको कहाँ तक नजर आएगा, जब तक पहले 0.01 मोल कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है, तब तक 0.01 मोल के लिए वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और वाटर का ऑक्सीडेशन होने से जितना H प्लस आयन जनरेट हो गया उतना H प्लस आयन फाइनली सॉल्यूशन में रहेगा, और उसी H प्लस आयन के रेस्पेक्ट में आपने pH कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, कॉलरोश लॉ। तो कॉलरोश लॉ पे आपको क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, या फिर रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH CaCl2 एंड HCl इज x1 x2 x3। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, हर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करता है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन में बेसिकली कंप्लीटली आयनाइज होता है। कंप्लीटली आयनाइज होगा तो नंबर ऑफ आयंस मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, और उस समय पे जो इनका मोलर कंडक्टेंस है ये आपको क्या दे रखा है, x1 x2 और x3। आपको ये पता करना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो किसका दे रखा है, CH3COOH का, CaCl2 का और HCl का। x1 x2 x3 मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, हर किसी का। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है कैल्शियम एसीटेट का। तो बेसिकली 3 इक्वेशन आपके पास है, इससे 4th इक्वेशन में कैल्शियम एसीटेट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। कॉलरोश लॉ का एप्लीकेशन है, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता है। बताइए कॉलरोश लॉ क्या बोलता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी है, ये इसके अंदर आयंस प्रेजेंट की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है। तो CH3COOH का जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये बेसिकली किसके बराबर होगा, इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है ना, इन आयंस की मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर लो, उनका सम कर लो, सम करने के बाद CH3COOH का जो मोलर कंडक्टिविटी आएगा, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ कौन प्रेजेंट है, CH3COO माइनस और H प्लस। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन CH3COOH मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन CH3COOH। मोलर कंडक्टिविटी का सम तो आप करते ही हो, लेकिन ये आयंस को नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके ये इक्वेशन सही बनता है। अगला क्या हो गया, CaCl2। तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू x2। सिमिलरली मोलर कंडक्टिविटी H प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस दैट इज इक्वल टू x3। इन तीनों इक्वेशन से आपको क्या बनाना है, 4th इक्वेशन बनानी है। तो 4th इक्वेशन जिस तरीके से बनेगी ना, एग्जैक्टली वही ऑपरेशन आप इनकी मोलर कंडक्टिविटीज पे कर दो, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, CH3COO माइनस और Ca2 प्लस, मतलब कि कैल्शियम एसीटेट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप बता सकते हो। तो लेट अस से कि इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस एसीटेट आयन मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू, लेट अस से कि इसकी वैल्यू आप अज्यूम कर लो लैम्डा m नॉट। बताइए पहली 3 इक्वेशंस है, इस 4th इक्वेशन की वैल्यू कैसे आ सकती है। Ca2 प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, CH3COOH माइनस भी ऐड करना पड़ेगा 2 टाइम्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो,
जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो H प्लस अपने पास 2 ऐड हो जाएंगे, जबकि H प्लस वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो H प्लस को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो थर्ड इक्वेशन आपको माइनस करनी है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तभी 2H प्लस आएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, थर्ड को माइनस करना है। तो फर्स्ट को ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 2x1 प्लस 1 इंटू 2 तो 1 इंटू x2, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x3 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखा था, तो इन इलेक्ट्रोलाइट से किसी और इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना था। इसी तरीके से आप अप्रोच करोगे, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेरिंगली soluble salt MX, sparingly soluble salt MX is dissolved in water to prepare 1 liter solution। ठीक है, sparingly soluble salt है तो बेसिकली इसकी solubility बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम solubility होगी, तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन बहुत कम होंगे। आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी कम ही आएगा। 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 लीटर वाटर का सॉल्यूशन अपने पास एक तरीके से, और इसमें आपने क्या इंसर्ट कर दिया, MX, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। आप क्या कर रहे हैं, नाउ 10⁻⁻⁶ मोल ऑफ NaX, तो 10⁻⁻⁶ मोल को ऐड कर रहे हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन है तो 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1, मोलैरिटी आ जाएगा ना सीधा, 10⁻⁻�6 मोलर NaX सॉल्यूशन अब इसके अंदर प्रेजेंट है। तो MX भी प्रेजेंट है, NaX भी प्रेजेंट है। अस्यूमिंग 100% डिसोसिएशन ऑफ NaX, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएशन ही होगा। कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 29 इंटू 10⁻⁻⁶ सीमेंस पर मीटर। कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है ये 29 इंटू 10⁻⁻�6 सीमेंस पर ओम पर मीटर है। कंडक्टिविटी का यही यूनिट होता है। एक पर ओम पर सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन यूनिट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये यूनिट याद रहेगा तभी आप अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है, तो बताइए सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। सॉल्यूशन के अंदर M प्लस आयन प्रेजेंट है, X माइनस आयन प्रेजेंट है और Na प्लस प्रेजेंट है। X माइनस आयन कहाँ से आ रहा है, MX से भी आ रहा है, NX से भी आ रहा है, यहाँ से M प्लस भी आ रहा है और यहाँ से Na प्लस भी आ रहा है। इन तीनों आयन्स की जो कंडक्टिविटी का सम है वही अपने पास सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी का सम होगा। कंडक्टिविटी इज एडिटिव प्रॉपर्टी, ये हमने पढ़ रखा है। तो एक इक्वेशन तो अपने पास यहां से बन जाएगी, सारे आयंस की कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी, और सॉल्यूशन आपके पास एग्जैक्टली सेम है। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, इसी सॉल्यूशन के अंदर ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। अब आगे क्या है, फाइंड द KSP ऑफ MX सॉल्ट। ये जो MX सॉल्ट है इसका आपको KSP बताना है और कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है। बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको दे रखी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखी है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी। अब कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे ये मोलर कंडक्टिविटी निकाली है उससे क्या फर्क पड़ता है, केवल मोलर कंडक्टिविटी कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए ये तो क्वेश्चन वाले पे डिपेंड करता है कि वो किसको कम मोलर कंडक्टिविटी अज्यूम करे। Na प्लस M प्लस मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, और बहुत ही लेसर कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी जब हम निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बाकी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 4 × 10⁻⁻3, 5 × 10⁻⁻3 और 6 × 10⁻⁻3। सीमेंस मतलब क्या हो गया, पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल। मोलर कंडक्टिविटी का ये यूनिट है, सभी के लिए यही यूनिट सेम है। आपको फाइनली KSP निकालना है, तो KSP निकालने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आयनिक इक्विलिब्रियम पे आ जाओ। पहले KSP निकालने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। MX सॉलिड होता है, ये थोड़ा बहुत ही पानी में सॉल्युबल होगा, तो जितना भी थोड़ा बहुत सॉल्युबल होगा वो डिसोशिएट होता है, M प्लस X माइनस एक्वस। इसका आप कितना ही अमाउंट मिला लो, लेट अस से कि इसका X मोल पर लीटर यहाँ पे सॉल्युबल होता है, तो ये कितना बनेगा, X मोल पर लीटर, ये भी कितना बनेगा, X मोल पर लीटर। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक तरीके से क्या आ गई इसकी X, इसकी भी क्या आ गई X। अब बताना M प्लस, तो चलो X मान लिया मैंने,
लेकिन x माइनस यहाँ पे NX से भी आ रहा है और NX से आपको कितना मिल रहा है 10⁻⁻6 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x माइनस। तो x माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपने पास इतनी हो गई, M प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो गई। ये कॉन्सेंट्रेशन आपके पास प्रेजेंट है और इससे आप KSP निकाल सकते हो। KSP क्या होता है? आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रेज़ टू पावर 1 और x माइनस एक्वस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है रेज़ टू पावर 1, एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। तो x इंटू एक्स प्लस 10⁻⁻6, x की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए ना तो KSP आप पता लगा लोगे। तो सबसे पहले तो ये x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब आ जाओ, सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है m प्लस आयन, x माइनस आयन और Na प्लस आयन की कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा, ये आपको इस्तेमाल करना है। और सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, x माइनस Na प्लस और m प्लस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। मोलर कंडक्टिविटी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? कंडक्टिविटी, सभी की कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दे रखी है, तो ये जो x है ना ये आपको पता चल जाएगा। चलो बताइए x माइनस का कंडक्टिविटी कितना होगा? तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। K डिवाइडेड बाई 1000 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर आयन। तो बताइए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ x माइनस कितना है? इसके लिए यूज कर रहा हूँ x माइनस फिर Na प्लस फिर m प्लस। तो x माइनस का कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻3 कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। x माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? x प्लस 10⁻⁻6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी ऑफ x माइनस, कंडक्टिविटी ऑफ फिर क्या आएगा? Na प्लस, कंडक्टिविटी ऑफ m प्लस। चलो इसका मोलर कंडक्टिविटी कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन Na प्लस का कितना है? 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहाँ कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन m प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? x मल्टीप्लाइड बाई 1000। और इन सब का सम कर देंगे तो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी आ जाएगा। अब ये सब हटा देता हूं, तो ये कितना हो गया? सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी 29 इंटू 10⁻⁻6 पर ओम पर मीटर में दे रखा है और यहां से भी पर ओम पर मीटर में ही आएगा क्योंकि अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये 1000 ये गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 6x प्लस ये कितना हो गया? 5 इंटू 10⁻⁻6, ऊपर से ये 1000 गया तो 4x और 4 इंटू 10⁻⁻6 दैट इज इक्वल टू 29 इंटू 10⁻⁻6। तो ये कितना हो गया? 4 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 29 में से माइनस करेंगे 20 इंटू 10⁻⁻6, ये कितना हो गया? 10x। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻6। तो x अपने पास आ गया 2 इंटू 10⁻⁻6 और x अपने पास क्या है? इसकी जो मोलर सॉल्युबिलिटी है वो है, तो x अपने पास क्या हो जाएगा? m प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। x माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहां से तो कितनी आएगी? x, लेकिन 10⁻⁻6 और कहां से आ रही है? Na प्लस आयन से। तो बताइए KSP का वैल्यू क्या हो गया? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m प्लस रेज़ टू पावर 1 वो कितना है? x, 2 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x माइनस, तो x प्लस 10⁻⁻6 है, 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁻6। तो ये कितना हो गया? 6 इंटू 10⁻12। बहुत इजीली आपने ये सॉल्व कर लिया। केवल आपको क्या पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इस सॉल्यूशन में आपके पास जितने भी आयन थे उन सभी आयंस की कंडक्टिविटी का आपने सम कर लिया और सभी आयंस की कंडक्टिविटी क्या होगी? सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट। सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी आपको दे रखा था तो यहां से बेसिकली आपने क्या निकाल लिया? ये जो mx अपने पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसकी सॉल्युबिलिटी आपने फाइंड आउट कर ली। सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद mx जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन मे बी टेकन टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन इट। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन अपने पास, इलेक्ट्रोलाइटिकल
सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट होता है? आयंस, फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए यहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है, दिस कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, और चार्ज कैरियर्स बेसिकली कौन होते हैं? आयंस। बिल्कुल सही बात है, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी K ऑफ द सॉल्यूशन दैट मस्ट बी इक्वल टू, और दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। एकदम सही है। यूजिंग द अबव फैक्ट, find percentage decrease in the conductivity K of a solution of a weak monoacidic base। आपके पास एक सॉल्यूशन दे रखा है BOH, वीक बेस है, और इस वीक बेस का आपको इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन दे रखा है। इसकी कंडक्टिविटी में कितना परसेंटेज डिक्रीमेंट आता है ये आपको फाइंड आउट करना है। जब इसमें 0.1 मोल सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू डबल इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका 0.1 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, और जब इसको डाइल्यूट हम कर देंगे, डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? पानी मिला देंगे, तो फाइनली इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? जस्ट हाफ। बताइए, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट में मैं यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहा हूँ, डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर मिक्स करना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो कांस्टेंट होंगे, वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज करोगे तो मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डबल करोगे तो मोलैरिटी 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो शुरुआत में आपके पास सिचुएशन क्या है? मोनो एसिडिक बेस है BOH, ये बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में इसकी कंडक्टिविटी की आप फाइंड आउट करो। थोड़ी देर बाद में इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या कर दिया? हाफ। कॉन्सेंट्रेशन अब इसका कितना हो गया? 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसकी मोलैरिटी हो गई। तो जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप हाफ कर दोगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे, जिससे कंडक्टिविटी में डिक्रीमेंट आएगा। यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी अज्यूम कर लेता हूँ K डैश, तो K डैश माइनस K, ये अपने पास कंडक्टिविटी में डिक्रीमेंट आ जाएगा। इसी को आपको परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में क्या आ जाएगा? डिक्रीमेंट इन कंडक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल कंडक्टिविटी। इनिशियल कंडक्टिविटी क्या था? K, तो ये अपने पास आ जाएगा परसेंटेज डिक्रीमेंट। तो ये परसेंटेज डिक्रीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ये आप डिक्रीज कर रहे हो, और K भी आपको दे रखा है 10⁻⁵ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बेस है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस भी आपको देना ही पड़ेगा, 10⁻⁵ है, और √50 का जो वैल्यू है ये आपको लेना है 7.07। तो बहुत इजीली आ जाएगा। केवल आपको क्या करना है? आयनिक इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस आपको निकालना है, क्योंकि आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। ये सॉल्यूशन में, सॉरी ये इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो चलो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10⁻⁵, ये इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस है। मोलैरिटी इसका कितना है? 0.1 मोलर सॉल्यूशन। ये सब हटा देता हूं मैं। 0.1 मोलर सॉल्यूशन से 0.1 डिवाइडेड बाई 2, इसका जस्ट हाफ मोलैरिटी करना है। तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ BOH, KB का वैल्यू है 10⁻⁵। तो बताइए BOH से आपको क्या मिलेगा? B प्लस प्लस OH माइनस। इक्विलिब्रियम का साइन आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बताइए इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C होती है तो इनिशियली B प्लस और OH माइनस कितना प्रेजेंट होता है? 0 टाइम T इक्वल टू T पे जब ये डिसोशिएट हो जाता है तो लेट अस से कि C में से C अल्फा डिसोशिएट हुआ, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और C अपने पास क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये कितना बनेगा? C अल्फा, और यहाँ पे टाइम T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे इतनी कॉन्सेंट्रेशन आपको हर किसी का दे रखा था। इस कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? KB का वैल्यू, और KB की वैल्यू आपको 10⁻⁵ दिया हुआ है। तो यहाँ से इक्वेशन जो बनेगा, इस इक्वेशन से आपको B प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी। जितना आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी होगा। तो ये सब आपने सॉल्व कर रखा है। C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा दैट इज इक्वल टू दिस। कैलकुलेट करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है अपने पास? K डिवाइडेड बाई C। अप्रोक्सीमेशन मानना पड़ता है ना, वो अप्रोक्सीमेशन हम कब मान सकते हैं? जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 से कम हो। तो 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1, कॉन्सेंट्रेशन यही है। ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁴, अंडर रूट लेंगे तो 10⁻²। 10⁻² कितना होता है? 0.01। 0.1 से तो कम ही होता है, सॉरी 0.1 से कम होता है, तो बेसिकली अप्रोक्सीमेशन चल सकता है। और अप्रोक्सीमेशन से डायरेक्टली आप क्या निकाल लो? अल्फा का वैल्यू निकाल लो। तो बताइए
K इज इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर होता है, तो अल्फा कितना हो जाएगा K बाई सी, यही तो किया था अभी। और अल्फा कितना हो गया K बाई सी, आपको क्या निकालना है सी अल्फा, क्योंकि सी अल्फा किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, OH माइनस आयन की, या और किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, B प्लस की, दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन है। सी अपने पास कितना है 0.1, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.01, तो ये कितना हो गया 10⁻⁻3, ये भी कितना हो गया 10⁻⁻3। तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 10⁻⁻3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस प्लस 10⁻⁻3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, 2 into 10⁻⁻3 concentration है, and this concentration of ions must be proportional to conductivity K of solution। ये इनिशियल कंडक्टिविटी है। अब क्या करेंगे हम, यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने डिक्रीज कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन अब अपने पास कितना हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो उस कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में आपको वापस से क्या निकालना पड़ेगा सी अल्फा, क्योंकि सी अल्फा अपने पास क्या है B प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। जब ये सी अल्फा हम कैलकुलेट करेंगे तो वापस से नया कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल जाएगा B प्लस और OH माइनस का, और इस कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में नई कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो वो नई कंडक्टिविटी और पुरानी कंडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है, यही फाइंड आउट करना है। तो बताइए न्यू कंडक्टिविटी अगेन सी अल्फा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई क्या, OH माइनस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, B प्लस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा। बताइए सी अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो सी अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा K बाई सी का अंडर रूट, सी अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा K बाई सी अंडर रूट इंटू सी, दैट इज इक्वल टू K इंटू सी, इतना ही आता है। तो K कितना है 10⁻⁻5, C कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2, 10⁻�6 डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। यही कॉन्सेंट्रेशन अपने पास OH माइनस का भी आ जाएगा, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ऐड करो तो टोटल आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कितनी आ गई 10⁻3 डिवाइडेड बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है। दिस कॉन्सेंट्रेशन is directly proportional to conductivity K dash of solution। K dash नया कंडक्टिविटी है और K solution पुराना कंडक्टिविटी है, तो पुरानी कंडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में नया कंडक्टिविटी कितना आ रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। उससे आपको क्या पता चल जाएगा परसेंटेज डिक्रीमेंट। तो इजी सा क्वेश्चन था, परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना होगा, न्यू कंडक्टिविटी माइनस ओल्ड कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई ओल्ड कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई 100। न्यू कंडक्टिविटी अपने पास किसके प्रोपोर्शनल है 10⁻³ इंटू 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 के प्रोपोर्शनल है, माइनस ओल्ड कंडक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल है 2 इंटू 10⁻³ वैसे भी आपको पता है कि ये वैल्यू क्या होगा लेस होगा, ये वैल्यू क्या होगा मोर होगा, लेस माइनस मोर नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव मतलब कि परसेंटेज डिक्रीमेंट होगा, पॉजिटिव मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा, डिवाइडेड बाई ओल्ड कंडक्टिविटी ये इसके प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा 2√2 माइनस 2, तो 2√2 माइनस 2 और 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, √2 नीचे है 2 भी नीचे ही है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2। मैंने पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे ले ली है 2√2 माइनस 2, ये कॉमन 10⁻³ कॉमन आ गया था, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, तो 0.414 डिवाइडेड बाई √2, √2 कितना होता है 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 100 और ऑलरेडी कितना है 10⁻³ मल्टीप्लीकेशन में है। तो अपने पास ये परसेंटेज डिक्रीमेंट ऑफ कंडक्टिविटी का आंसर आ गया। कंडक्टिविटी में क्यों डिक्रीमेंट हुआ, क्योंकि आपने मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया था। कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करेंगे तो आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, आयंस अगर पर यूनिट वॉल्यूम में कम होंगे तो बेसिकली कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। शुरुआत में अपने पास BOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.1 मोलर, थोड़ी देर बाद आपने ये कॉन्सेंट्रेशन कितना कर दिया 0.1 मोलर डिवाइडेड बाई 2, कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, आयंस कम हो गए, आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी कम हो गया और कंडक्टिविटी कम होने के बाद परसेंटेज डिक्रीमेंट आपने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट फाइनल क्वेश्चन है और ये फाइनल क्वेश्चन भी बेसिकली कॉलरॉच लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। 0.04 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखा है 5000 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड at 0.01 molar concentration the value of molar conductivity is
5100 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे 2 मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखा है। तो इन्होंने क्या पूछा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको अज्यूम करना है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए गिवन इंफॉर्मेशन से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो एक ग्राफ आपको पता लग रहा होगा। ग्राफ बेसिकली क्या होता है अपने पास, एक ग्राफ आपको बता रखा है ना, मोलर कंडक्टिविटी और C⁻½ में ग्राफ आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ इस तरीके से। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू के लिए आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, किसी और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू के लिए आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। तो इन दोनों पॉइंट को मिला के आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करो, एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0। जब कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0 है तो डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आती है, ये मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या आता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन λm0। ये λm0 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चाहे तो आप ग्राफ बना के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट 0 कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A इंटू C⁻²। ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने क्या दे रखा है, 0.04, 0.01। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है 5000, यहाँ पे है 5100, ठीक है। और यूनिट है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको क्या बताना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और क्या बताना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट 0.05 या 0.04 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। बेसिकली 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको अगर बताना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है 0.04 मोलर कॉन्सेंट्रेशन जब इलेक्ट्रोलाइट का होता है, कितनी मोलर कंडक्टिविटी है, 5000। और ये डेल्टा m0 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर पाओ, λm0 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वैल्यू अगर कैलकुलेट कर पाओ तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह कैलकुलेट करना है। तो 2 पॉइंट पे बेसिकली आपको वैल्यूज दे रखी हैं और AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, और इस वेरिएबल A जो कांस्टेंट होता है, इस वेरिएबल की वैल्यू तो आपको पता नहीं करनी है, केवल डेल्टा m0 का वैल्यू ही आपको पता करना है, λm0 का वैल्यू। तो वैल्यूज पुट कर दो, ये 5000 दैट इज इक्वल टू λm0 माइनस A इंटू C⁻²। तो 0.04 कितना होता है, 0.2। सिमिलरली 51,000 दैट इज इक्वल टू λm0 A इंटू 0.01 कितना होता है, 0.1। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, तो ये 0.2 है चला जाएगा, 2 λm0 माइनस λm0 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 10,200 माइनस 5,000, 5200। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या आ गया इस इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन का, 5200 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और ये वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट कर दी तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। 0.04 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट ये पता चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 95% से लेके 100% के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के लिए सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए।